नमस्कार भैया बहनों, आज हम कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 3 धातु एवं अधातु के बारे में पढ़ेंगे। धातु और अधातु के पिछले भाग में हमने धातु अधातु की परिभाषा, उसके भौतिक गुण, रासायनिक गुण, भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर हमने पढ़ा है। इस भाग में हम पढ़ते हैं सक्रियता श्रेणी। सक्रियता श्रेणी वह श्रेणी जिसमें धातुओं की क्रियाशीलता को अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में व्यवस्थित किया जाता है, सक्रियता श्रेणी कहलाती है। धातुओं को उनकी अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम में रखने पर जो श्रेणी प्राप्त होती है उसे हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसा कि स्पष्ट है कि जो तत्व जितने अधिक सक्रिय होंगे उन्हें सबसे ऊपर रखा जाए, फिर उनके क्रियाशीलता के आधार पर मतलब क्रियाशीलता के घटते क्रम के आधार पर उन्हें क्रम से रखा जाए तो उसे उसमें जो हमें श्रेणी प्राप्त होती है उसे सक्रियता श्रेणी कहते हैं। जैसा कि पोटेशियम सबसे अधिक सक्रिय है तो इसे ऊपर रखा, फिर सोडियम, इसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, पारा, Hg, सिल्वर, गोल्ड, इन्हें सब इन सभी तत्वों को क्रम से रखा गया है। इनमें सबसे अधिक सक्रिय तत्वों को ऊपर की ओर, फिर उसके बाद उसकी सक्रियता के घटते क्रम में इन तत्वों को रखा है। सबसे अधिक सक्रिय तत्व पोटेशियम, फिर सोडियम और सबसे कम अभिक्रियाशील तत्व गोल्ड है। इस प्रकार से यह सक्रियता श्रेणी प्राप्त हुई है। अब हम पढ़ते हैं धातुएं और अधातुएं कैसे अभिक्रिया करती है। इसके लिए हमें एक तत्वों के एक चार्ट पर ध्यान देना होगा। जैसे कुछ तत्वों के प्रकार देखते हैं, जैसे कुछ उत्कृष्ट गैसें हैं जिनके जिनके बाह्यतम कक्ष क्या होते हैं, पूर्ण होते हैं, अष्टक पूर्ण होता है। जैसे हीलियम, हीलियम का परमाणु क्रमांक होता है 2, इसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ इसका जो बाह्यतम कोश क्या है, पूर्ण है। हमने पिछली कक्षाओं में जो है परमाणु मॉडल पढ़ा था, बोर्स का परमाणु मॉडल, जिसमें के कोश, एल कोश, एम कोश, एन कोश थे। इसी प्रकार हीलियम में परमाणु क्रमांक 2 है, इसके के कोश में मतलब बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूर्ण है। इसी प्रकार नियोन में 10 परमाणु क्रमांक, नियोन का 10 परमाणु क्रमांक होता है, इसके बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है, मतलब 2 के कोश में, एल कोश में 8, तो इसका भी अष्टक पूर्ण है। इसी प्रकार आर्गन का भी अष्टक पूर्ण है। ये जो उत्कृष्ट गैस है किसी भी तत्व से क्रिया नहीं करती क्योंकि इनका बाह्यतम कोश क्या है, पूर्ण है। अब हम पढ़ते हैं धातु और अधातु के बारे में। धातु है जैसे सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, इसके के कोश में मतलब के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है और एम में 1 है। एम में जब 1 इलेक्ट्रॉन है तो यह एक इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को देकर अपना अष्टक पूरा कर सकता है और उससे आयनिक बंध बना सकता है। इसी प्रकार मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक 12 है, इसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 2 इलेक्ट्रॉन है। ये 2 इलेक्ट्रॉन देकर किसी तत्व को आयनिक बंध बना सकता है। इस प्रकार से एल्यूमिनियम के बाह्यतम कोश में 3 इलेक्ट्रॉन है, इस पर एल्यूमिनियम के ऊपर 3+ आयन बनेगा। पोटेशियम के बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वहीं कैल्शियम के बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है। मतलब इन जो धातुओं के ऊपर प्लस आयन बनेगा, ये किसी भी अन्य तत्व को इलेक्ट्रॉन देकर उससे साझा कर सकते हैं, आयनिक बंध बना सकते हैं। इसी प्रकार अधातुएं, अधातुएं जैसे नाइट्रोजन, नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, इसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है और एल कोश में बाह्यतम कोश में 5 इलेक्ट्रॉन है। अष्टक पूरा करने के लिए इसे 3 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ती है, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन लेकर किसी तत्व के साथ जुड़ेगा। ऑक्सीजन के बाह्यतम कोश में 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर किसी अन्य तत्व से जुड़ेगा। इसी प्रकार फ्लोरीन के का परमाणु क्रमांक 9 है, इसके के कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है। यह जो है 1 इलेक्ट्रॉन लेकर किसी अन्य तत्व के साथ जुड़ेगा, इसलिए फ्लोरीन के ऊपर -1 का चार्ज लगेगा। अब यहाँ पर हम उदाहरण देखते हैं, जैसे सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड का फार्मूला होता है NaCl। NaCl कैसे बना ये देखते हैं। NaCl में सोडियम के बारे में पढ़ें तो सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है, 11। इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो 2 8 1, मतलब इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है। ये किसी अन्य तत्व को 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, 1 इलेक्ट्रॉन दे सकता है, तो इसके ऊपर Na+ चार्ज लगा है। अब ये सोडियम आयन बन गया Na+। इसी प्रकार क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17,
क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17 और इसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 7 है। मतलब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है बाह्यतम कोष पूर्ण करने की। तो 1 इलेक्ट्रॉन ये किसी अन्य तत्व से ले सकता है, तो इसके ऊपर माइनस चार्ज है। अब माइनस चार्ज Cl माइनस बन गया तो सोडियम आयन धन आयन बन गया और क्लोरीन ऋण आयन बन गया। अब क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है तो सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, तो दोनों के बीच में इस प्रकार से आयनिक बंध बन जाएगा। सोडियम और क्लोरीन दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे और NaCl बन जाएगा। इस प्रकार से सोडियम क्लोराइड का निर्माण हुआ है। अब यहाँ पर देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड कैसे बना है। तो मैग्नीशियम का जो परमाणु क्रमांक होता है वो होता है 12। इसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल में 8 है और एम कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये अगर 2 इलेक्ट्रॉन किसी अन्य तत्व को दे दे तो इसका अष्टक पूरा हो जाएगा 8, इसलिए इसके ऊपर 2 प्लस चार्ज होगा, है ना। इसके बाद क्लोरीन क्लोरीन का परमाणु क्रमांक होता है 17। इसके के कोष में 2 इलेक्ट्रॉन, एल में 8 और एम में 7। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता पड़ेगी इसको अष्टक पूरा करने के लिए, तो इस पर Cl माइनस चार्ज लगेगा। तो मैग्नीशियम के ऊपर 2 प्लस चार्ज और Cl के ऊपर माइनस चार्ज लगेगा। अब इसमें जैसे मैग्नीशियम जो है क्लोरीन के साथ जुड़ता है और मैग्नीशियम क्लोराइड का निर्माण होता है। अब हम आयनिक यौगिकों के गुणधर्म के बारे में पढ़ते हैं। आयनिक यौगिक होते क्या है पहले ये पढ़ लेते हैं। आयनिक यौगिक जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, लिथियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है, कैल्शियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम क्लोराइड है ना। ये इनके गलनांक और क्वथनांक दे रखे हैं। जो भी आयनिक यौगिक है इनके गलनांक और क्वथनांक बहुत ही उच्च होते हैं, बहुत ही अधिक होते हैं। इसमें एक प्रयोग में देखते हैं हम, जैसे कि हमने इस प्रयोग में एक बीकर लिया और बीकर के साथ ही हमने ग्रेफाइट की छड़ ली, एक बैटरी ली, एक बल्ब लिया और एक स्विच लगा दिया। इसको चित्रानुसार हम लगा देते हैं। अब इस बीकर के अंदर हम नमक NaCl को घोल देते हैं पानी में और घोलने के बाद हम बैटरी के माध्यम से इन छड़ों के अंदर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और इधर बल्ब लगा देते हैं। हम देखते हैं कि जैसे ही बैटरी से विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं और स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब क्या कर जलने लगता है। बल्ब जलने लगता है इसका कारण ये है कि NaCl नमक जो है जैसे ही पानी के अंदर गया घुला तो NaCl जो है Na प्लस और Cl माइनस आयन में परिवर्तित हो गया और ये जो है विपरीत जो ध्रुवों की ओर आकर्षित होता है। जैसे कि इस पर माइनस चार्ज है तो यहाँ पर Na प्लस जमने लग जाएगा और यहाँ पर प्लस चार्ज है तो यहाँ पर Cl माइनस आने लग जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आयन बनेंगे और आयन बनने के कारण इस पूरे विलयन के अंदर विद्युत का क्या होने लग जाएगा, चालन होने लग जाएगा। इस प्रकार से लवण के विलयन की चालकता की हमने जांच की। आयनिक यौगिकों के गुणधर्म में पढ़ते हैं। आयनिक यौगिक क्या होते हैं, ठोस होते हैं, कठोर होते हैं और भंगुर होते हैं। आपने नमक देखा है, नमक क्या होता है, कठोर होता है। मैग्नीशियम क्लोराइड ठोस कठोर होता है, अगर इसको हम पीटेंगे तो यह बारीक चूर्ण में परिवर्तित हो जाएगा, मतलब यह भंगुर होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक बहुत ही अधिक होता है और इनके बीच में अंतर आयनिक आकर्षण बल जो है बहुत ही अधिक होता है। अब इसे तोड़ने के लिए हमें अधिक मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। विद्युत संयोजक यौगिक सामान्यतः जल में घुलनशील होते हैं लेकिन केरोसिन, पेट्रोल आदि में ये अविलय होते हैं। आयनिक यौगिकों को जब जल में घोला जाता है और जल में जैसे ही घोलते हैं और विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ये आयन में परिवर्तित होने लग जाते हैं और विद्युत धारा का प्रवाह हो जाता है। लेकिन ठोस अवस्था में आयनिक यौगिक में विद्युत का चालन नहीं होता है। अब हम पढ़ते हैं धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, जैसे जितनी भी धातुएं होती है वो सभी भूपर्पटी पर उपस्थित है। इन्हें प्राप्त करने के लिए हमें बड़ी बड़ी खदानों से जो है खनिज अयस्क के रूप में प्राप्त करना होता है। तो पृथ्वी की भूपर्पटी पर धातुओं का मुख्य स्रोत है समुद्री जल में सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड जैसे कुछ विलेय लवण उपस्थित रहते हैं। जो समुद्र से हमें सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड प्राप्त होता है। इसके अलावा लोहा, एल्यूमिनियम, कॉपर ये बड़ी बड़ी खदानों से प्राप्त होता है। सोना, चांदी खदानों से प्राप्त होता है। तो इसमें हम पढ़ते सबसे पहले खनिज। खनिज क्या होता है, पृथ्वी की भूपर्पटी में प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले तत्वों या यौगिकों को खनिज कहते हैं। हमारी जो भूपर्पटी है उसमें प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले जितने भी तत्व हैं यौगिक के, उन सबको हम खनिज कहते हैं। इसके बाद अयस्क की बात करें तो कुछ स्थानों पर खनिजों में कोई विशेष धातु बहुत अधिक मात्रा में होती है और उसे निकालना लाभकारी होता है, हमारा फायदेमंद होता है, तो उसे हम
अयस्क कहते हैं। जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड L2O3। इसके बाद पारा मरकरी का अयस्क है सिनाबार, सिनाबार मतलब HgS। इसके बाद लोहा का अयस्क है मैग्नेटाइट Fe3O4, हेमेटाइट Fe2O3 है। अब हम पढ़ते हैं गेंग। अयस्क को पृथ्वी में से निकालने पर अयस्क में बालू चट्टानी पदार्थों से दूषित होते हैं। खनिज में बालू या चट्टानी पदार्थों की जो अशुद्धियां उपस्थित होती है उसे हम गेंग कहते हैं। गेंग मतलब कि जब हम अयस्क को प्राप्त कर रहे हैं, जैसे एल्यूमिनियम का अयस्क बॉक्साइट प्राप्त किया और इस बॉक्साइट के साथ धूल मिट्टी के कण अवांछित पदार्थ जो हमें नहीं चाहिए वो इसके साथ मिक्स है, तो ये जो अशुद्धियां होती है इस अशुद्धि को हम गेंग कहते हैं, जो कि इसके साथ में रहती है। धातुओं का निष्कर्षण, जैसे कि अयस्क से शुद्ध अवस्था में धातु को प्राप्त करने की प्रक्रिया को धातु निष्कर्षण कहते हैं या धातु कर्म कहते हैं। हमने जो अयस्क प्राप्त किया उस अयस्क से हमें शुद्ध धातु प्राप्त करना होती है और इस मेथड को, इस विधि को हम धातु का निष्कर्षण या धातु कर्म कहते हैं। कुछ धातुएं भूपर्पटी पर स्वतंत्र अवस्था में पाई जाती है और कुछ यौगिकों के रूप में मिलती है। स्वतंत्र अवस्था में पाई जाने वाली धातु जैसे सोना है, चांदी है, प्लेटिनम है, कॉपर है, ये स्वतंत्र अवस्था में पाई जा सकती है। इसके अलावा कभी कभी कॉपर और सिल्वर जो है सल्फाइड या ऑक्साइड के अयस्क के रूप में भी पाई जाती है, क्योंकि ये सल्फर और ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फाइड और ऑक्साइड बना लेती है। सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर की ओर देखें तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये सभी अभिक्रियाशील धातुएं हैं और ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं पाई जा सकती, क्योंकि ऑक्सीजन या नमी से क्रिया करके ऑक्साइड बना लेती है। इसके अलावा मध्य सक्रियता श्रेणी में मध्य में पाए जाने वाली जैसे जिंक है, आयरन है, लेड है, इनकी अभिक्रियाशीलता जो है मध्यम होती है और ये भूपर्पटी में मुख्यतः ऑक्साइड, सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाए जाते हैं। अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण करना है तो सबसे पहले हम बड़ी बड़ी खदानों से जो है खनिजों को निकालते हैं, उनसे अयस्क निकालते हैं और फिर अयस्क जो है बड़े बड़े टुकड़ों के रूप में, पत्थरों के रूप में होता है, तो उस अयस्क को हम चूर्ण में परिवर्तित करते हैं। अयस्क के बड़े बड़े टुकड़ों को जो है क्रशर जो मशीन होती है, क्रशर मशीन होती है, उस मशीन में बारीक बारीक पीसा जाता है और बारीक बारीक पीसने के बाद उसे चूर्ण के फॉर्म में हम प्राप्त करते हैं। इसे अयस्कों का चूर्णीकरण कहते हैं। अयस्क चूर्ण के रूप में प्राप्त हो जाता है, उसके बाद हम अयस्क का सांद्रण करते हैं। अब अयस्क का सांद्रण किस प्रकार से किया जा सकता है, जैसे खान से निकले अयस्क में रेत, कंकड़ आदि कई अशुद्धियां होती है और उसे हम गेंग कहते हैं और इस गेंग को अयस्क से पृथक करना या निकालना ही सांद्रण कहलाता है। सांद्रण हम अलग अलग विधि के माध्यम से कर सकते हैं, जैसे गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, झाग या फेन उत्प्लावन विधि, इसके अलावा विद्युत चुंबकीय पृथक्करण विधि और रासायनिक विधि। इन विधियों के माध्यम से हम अयस्क के अंदर से अशुद्धियों को अलग कर सकते हैं। हम पढ़ते हैं गुरुत्वीय पृथक्करण विधि। गुरुत्वीय पृथक्करण विधि मतलब गुरुत्वाकर्षण बल के आधार पर जो भारी वस्तुएं होगी, भारी जो होंगे वो नीचे तली पर बैठ जाएंगे और हल्की चीजें होगी वो पानी में बह जाएगी, तो इसे द्रवित धावन विधि भी कहा जाता है। इस विधि में अयस्क के चूर्ण जो है जल के प्रबल प्रवाह में प्रवाहित किए जाते हैं। अयस्क भारी होने के कारण नीचे बैठ जाता है और गेंद हल्का होने के कारण बह जाता है। जैसे कि ये एक मशीन है, इसमें जो है हमने अयस्क को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करके पानी के साथ मिलाकर उसे बहाया। बहाने पर टैंक के अंदर आएगा, टैंक के अंदर आने पर जो अयस्क है वो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएगा और गेंद हल्का होने के कारण अगले टैंक में जाएगा। अगले टैंक में भी कुछ अयस्क चक के कण चले गए तो भारी होने के कारण नीचे बैठ जाएंगे और उसके बाद हल्के गेंद जो है, अशुद्धियां जो है वो बहकर चली जाएगी। तो इस प्रकार से गुरुत्वीय पृथक्करण विधि के माध्यम से हम अयस्क का पृथक्करण कर सकते हैं। अयस्क से धातुओं का निष्कर्षण की अगली विधि पढ़ते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि। चुंबकीय पृथक्करण विधि में हम ऐसे पदार्थों को अलग कर सकते हैं जिसके अंदर चुंबकीय गुण होता है और अचुंबकीय गुण वाले पदार्थों को, अचुंबकीय गुण वाले तत्वों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि इसमें हम रोलर का उपयोग करते हैं। इस रोलर के एक पहिए में चुंबकीय गुण होता है और इसमें एक अचुंबकीय गुण होता है। चुंबक अब इस रोलर के ऊपर हम एक बेल्ट चढ़ा देते हैं और इसको चारों तरफ घुमाते हैं। इस बेल्ट, इस पट्टे पर हम जो है अयस्क के चूर्ण को डालते हैं। अब अयस्क के चूर्ण में जो लौह तत्व होंगे वो लौह तत्व और साथ ही जिस तत्व को अलग करना है वो होंगे,
तो इसको जैसे ही इस पर रखेंगे और ये चारों तरफ घूमेगा, तो इसमें लौह तत्व युक्त जो तत्व रहेंगे वो अलग गिरने लग जाएंगे, और जो लौह तत्व युक्त तत्व नहीं है वो अलग गिरने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से हम तत्वों को यहाँ पर सेपरेट कर सकते हैं। धातु निष्कर्षण की अगली विधि है झाग पेन प्लवन विधि। सल्फाइड अयस्कों के सांद्रण के लिए विशेष रूप से यह विधि उपयुक्त है। इस विधि में हम सल्फाइड अयस्कों का सांद्रण करते हैं। तेल और जल के मिश्रण में सल्फाइड अयस्क को डालने पर सल्फाइड अयस्क कण तेल द्वारा तथा अयस्क में उपस्थित गेंग के कण जल द्वारा भीग जाते हैं। इस मिश्रण में वायु प्रवाहित करने पर अयस्क के सल्फाइड कण तेली झाग के साथ सतह पर आ जाते हैं तथा गेंग के कण नीचे बैठ जाते हैं। जैसा कि चित्र में बताया है, इस अनुसार देखते हैं कि जैसे एक ये टैंक है, इस टैंक के अंदर हम तेल और जल का मिश्रण लेते हैं। इस मिश्रण को लेने के बाद इसमें हम सल्फाइड अयस्क को डालते हैं। सल्फाइड अयस्क को डालने पर सल्फाइड अयस्क के जो कण होते हैं वो तेल के साथ जुड़ जाते हैं, और साथ ही सल्फाइड अयस्क में जितनी भी अशुद्धियां होती है वो जल में घुल जाती है। और साथ ही इसमें ऊपर से वायु का प्रवाह करते हैं, तो अंदर छोटे छोटे वायु के बुलबुले बनते हैं, और बुलबुले बनने के साथ ही तेल हल्का होने के कारण तेल के साथ सल्फाइड अयस्क बुलबुले के रूप में ऊपर की ओर तैरने लगते हैं, और साथ ही अशुद्धियां क्या होती है नीचे की ओर जम जाती है, और ऊपर तैरने वाले सल्फाइड अयस्क जो तेल के साथ है उसे हम अलग कर लेते हैं। इस प्रकार से हम सल्फाइड अयस्क को सांद्रित कर लेते हैं। अयस्क से धातुओं के निष्कर्षण की अन्य विधियों में जैसे भर्जन और निस्तापन, ये बहुत ही आवश्यक विधियां हैं। भर्जन सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। जब हम सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। वहीं निस्तापन कार्बोनेट अयस्क को कम वायु में मतलब सीमित वायु में अधिक ताप पर जब हम गर्म करते हैं तो यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। इस प्रक्रिया को हम निस्तापन कहते हैं। अब हम अयस्क से धातु का शोधन मतलब धातु प्राप्त करने तक का एक चार्ट देखते हैं। जैसे सबसे पहले बड़ी बड़ी खदानों से हम खनिज को प्राप्त करते हैं और उससे अयस्क प्राप्त करते हैं। फिर अयस्क का सांद्रण करते हैं। अयस्क का सांद्रण तीन प्रकार से होता है। उच्च अभिक्रियाशील धातुओं को अलग प्रकार से सांद्रित करते हैं, मध्यम अभिक्रियाशील धातुओं को अलग प्रकार से करते हैं, और निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को अलग प्रकार से करते हैं। जैसे उच्च अभिक्रियाशील धातु हैं, इनको गलित धातु का विद्युत अपघटन करते हैं। इन्हें विद्युत अपघटन के माध्यम से इनको अलग अलग निकाला जाता है और उससे शुद्ध धातु प्राप्त की जाती है। वहीं बात करते हैं मध्यम अभिक्रियाशील धातुएं, इनको कार्बोनेट अयस्क का जब निस्तापन करते हैं तो धातु ऑक्साइड प्राप्त होता है, जैसा कि हमने निस्तापन अभी पढ़ा है। उसका सल्फाइड अयस्क है उसका भर्जन करते हैं, तो भर्जन करने पर धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है। धातु ऑक्साइड का फिर अपचयन करते हैं। हमने अपचयन अभिक्रिया पढ़ी है, जैसे कि हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन की कमी। तो ये धातु में अपचयन होता है, फिर धातु का शोधन किया जाता है, धातु प्राप्त की जाती है। वहीं निम्न अभिक्रियाशील धातुओं को सल्फाइड अयस्क में परिवर्तित किया जाता है, फिर इसका भर्जन किया जाता है। भर्जन भर्जन करने के बाद फिर धातु का ऑक्साइड प्राप्त होता है, फिर उससे हम धातु प्राप्त करते हैं और परिष्कृत कर लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं मिश्र धातु के बारे में। मिश्र धातु क्या होता है? दो या दो से अधिक जो है धात्विक तत्व है उनको मिलाते हैं, तो उनको मिलाने पर हमें जो ठोस विलयन प्राप्त होता है उसे मिश्र धातु या एलॉय कहते हैं। दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों के आंशिक या पूर्ण ठोस विलयन को मिश्र धातु कहते हैं। जैसे कि इस्पात एक मिश्र धातु है, स्टील बोलते हैं इसे। प्राय मिश्र धातुओं के गुण उस मिश्र धातु को बनाने वाले संगठकों के गुणों से भिन्न होते हैं। जो मिश्र धातु बनी है और जिन तत्वों से बनी उन तत्वों से उसके गुण अलग होते हैं। कांसा, पीतल, टाका आदि मिश्र धातु के उदाहरण है। जैसे पीतल है, इस इसमें जो है पीतल जो है तांबा और जस्ता जिंक से बना है। तांबा जो है इसमें 70 to 80% होता है, और वहीं जिंक जो है इसमें 20 to 25 to 35% होता है। इसका उपयोग पीतल का उपयोग हम चादर, नली, इसके अलावा बर्तन बनाने में करते हैं। सोल्डर भी एक प्रकार से मिश्र धातु है। यह जो है सीसा और टीन से बना है। सीसा इसमें 67% है और टीन इसमें 33% है। सोल्डर जो है
वेल्डिंग में उपयोगी है, मतलब कि जो दो धातुओं को जोड़ने में सोल्डर का उपयोग किया जाता है। लोहे के साथ निकेल निकिल और क्रोमियम मिलाने पर हमें स्टेनलेस स्टील प्राप्त होता है। यह बहुत ही कठोर होता है और इसमें जंग नहीं लगता है। जैसे सोने की शुद्धता को हम किस में मापते हैं? कैरेट में मापते हैं। शुद्ध सोना जो है वो 24 कैरेट का होता है। अब शुद्ध सोना 24 कैरेट का है, अब शुद्ध है तो वो काफी नर्म होगा और इसके अगर हम आभूषण बनाएंगे तो वो आसानी से मुड़ जाएंगे और वो आभूषण के योग्य नहीं रहेगा। अब इसे हमें कठोर बनाना है, तो कठोर बनाने के लिए इसमें या तो चांदी या तांबा मिलाया जाता है। भारत में अधिकांशतः आभूषण बनाने में 22 कैरेट के सोने का उपयोग किया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि इसमें 22 भाग जो है शुद्ध सोने में जो है 2 भाग तांबा या चांदी मिलाया जाता है। मतलब 24 कैरेट का सोना रहता है तो 24 कैरेट की तुलना में हम 22 कैरेट के सोने का उपयोग करते हैं और 22 कैरेट के अंदर 2 भाग हम क्या मिलाते हैं? तांबा या चांदी। इस प्रकार से यह भी एक मिश्र धातु बनती है। संचारण, जैसा कि हमने अध्याय 1 में भी संचारण के बारे में पढ़ा है। संचारण जो होता है धातु का वायु या नमी के संपर्क में आना और धीरे धीरे उसका क्षरण होना या उस पर अवांछित पदार्थ का बनना और धातु का क्षरण होना संचारण कहलाता है। अब ये किस कारण से होता है? जैसे धातु का अम्ल, नमी या वायु के संपर्क में लगातार बने रहना और उस पर अवांछित पदार्थ का बनना संचारण कहलाता है। धातु अवांछित पदार्थ जैसे ऑक्साइड का बनना, उसका क्षरण होना संचारण कहलाता है। धातु के ऊपर भूरे रंग की, काले रंग की परत बनना, ये भी संक्षारण के कारण होता है। अब जैसे कि लोहे पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत का बनना, तांबे पर हरी परत का बनना संक्षारण के उदाहरण है। संक्षारण से बचाव के उपाय क्या क्या हो सकते हैं? जैसे पेंट या वार्निश करके, अगर पेंट या वार्निश कर देंगे तो संक्षार धातु संक्षारित नहीं होगी। उस पर ऑयल या ग्रीस करके भी उसे संक्षारित होने से रोका जा सकता है। विद्युत लेपन द्वारा, विद्युत लेपन का अर्थ यह होता है कि एक धातु के ऊपर दूसरी धातु का विद्युत के माध्यम से लेप चढ़ाना विद्युत लेपन कहलाता है। इसके माध्यम से भी संसारण को रोका जा सकता है। मिश्र धातु बनाकर संसारण को रोका जा सकता है।